क्या आप जानते हैं महिलाओं को कितना मोटा और कितना लंबा पसंद होता है? महिला को संतुष्ट करने में कितनी देरी लगती है? पुरुष एक बार में कितनी बार काम लगा सकता है? महिला एक बार में कितने शॉट मरवा सकती है? नॉर्मल टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? एक स्वस्थ यौन जीवन के लिए महिला और पुरुष दोनों की एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? महिला को संतुष्ट करने का सही तरीका क्या है? यदि कोई महिला या पुरुष अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और उसका समाधान कैसे होगा? यौन समस्याओं के समाधान के लिए नेचुरोपैथी और योग विज्ञान कितना कारगर है? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं। इस वीडियो में मैं इन्हीं सभी सवालों का साइंटिफिक तरीके से प्रूफ के साथ जवाब देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग होने वाला है और हर कपल्स की लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, इसलिए वीडियो बिना कट किए पूरा अवश्य देखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर DKR। मैं नेचुरोपैथी और योग विज्ञान के माध्यम से बड़ी बीमारियों का आसान तरीके से समाधान करने का प्रयास करता हूं। इससे पहले आपने YouTube पर इन विषयों पर बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे। हो सकता है उन वीडियो में आपको पर्याप्त जानकारी न मिली हो, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी वाले वीडियो YouTube पर बहुत सारे भरे पड़े हैं। पर मेरा वादा है, इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार की जानकारी दूंगा और सरल भाषा में समझाऊंगा आपको, जिससे कि आपको हर बात समझ में आ जाए और आपको दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। सवाल नंबर 1, महिला की संतुष्टि के लिए लिंग का साइज क्या होना चाहिए? इसका जवाब जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि महिला और पुरुष के प्राइवेट पार्ट की एनाटॉमी कैसी होती है और संभोग के दौरान आनंद की अनुभूति कैसे होती है। पुरुष के लिंग के आगे का जो फूला हुआ संवेदनशील हिस्सा होता है, जिसे ग्लांस पेनिस या शिश्न मुंड कहा जाता है, संभोग करते समय यही फूला हुआ हिस्सा घर्षण के कारण पुरुष को आनंद का एहसास करवाता है। महिला के प्राइवेट पार्ट में क्लाइटोरिस या भगसेप नाम की एक संरचना होती है जो महिला को आनंद का एहसास कराती है। क्लाइटोरिस का 80 से 90% हिस्सा, जिसे क्रूरा कहा जाता है, यह महिला के प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियों के अंदर धसा हुआ रहता है, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है। बाकी का 10 से 20% अगला वाला हिस्सा पेशाब वाले छेद के ऊपर मटर के दाने के जैसा दिखाई देता है, जिसे भग्नशिश्न कहते हैं। क्रूरा और भग्नशिश्न दोनों ही स्त्री को चरम सुख की सीमा तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब आप महिला और पुरुष दोनों के प्राइवेट पार्ट की एनाटॉमी तो समझ ही गए होंगे, है ना? अब महिलाओं के बारे में 2 बातें और जान लीजिए जो बहुत ही फैंटास्टिक हैं। नंबर 1, आपने लेस्बियन शब्द तो सुना ही होगा, यदि नहीं सुना तो जान लीजिए। ऐसी 2 महिलाएं या लड़कियां जिन्हें अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय करने के लिए किसी आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या चीज है भाई, तो ये हकीकत है। एक्चुअली जब 2 लड़कियां अपनी टांगों को इस प्रकार से एक दूसरे की टांगों के बीच में सटाकर अपने प्राइवेट पार्ट को एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट के ऊपर रगड़ती हैं तो उन्हें मजा आने लगता है। तो ऐसी लड़कियों को लेस्बियन कहा जाता है। पर ऐसा रिलेशन बहुत ही गलत है, इसे आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि यह 100% अननेचुरल होता है। नेचर इसकी इजाजत नहीं देती है, प्रकृति इसे अलाउ नहीं करती है। यहां लेस्बियन के बारे में मैंने इसलिए बताया, मेरा मकसद ये था कि इससे आप यह जान गए होंगे कि महिलाओं को जो सुख देने वाला हिस्सा होता है वह प्राइवेट पार्ट के शुरुआती हिस्से में ही होता है। अब दूसरी फैंटास्टिक बात यह है, कुछ लड़कों को जैसे हस्तमैथुन की आदत लग जाती है, ठीक वैसे ही कुछ लड़कियों को भी हस्तमैथुन की आदत लग जाती है। लड़कियां अपनी उंगलियों की सहायता से अपने सेंसिटिव हिस्से को सहला करके मजा ले लेती हैं। और आपको मालूम है कि महिलाओं की उंगलियों की एवरेज लंबाई 3 इंच से ज्यादा नहीं होती है। और मैं एक बात पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि महिला का जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो प्राइवेट पार्ट के मुहाने पर ही होता है, शुरुआत में ही होता है। तो अब इन दोनों तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि पुरुष का लिंग 3 इंच का भी है तो वो महिला को संतुष्ट कर सकता है। क्या साइज मैटर करता है? नहीं यार, ये सब बकवास है। 3-4 इंच काफी है। हाँ यार, 4 इंच मुझे भी काफी लगता है। यह तो हुई लंबाई वाली बात। अब आते हैं मोटाई पर कि लिंग की मोटाई कितनी होनी चाहिए। देखिए, संबंध बनाते समय महिला व पुरुष के जो सेंसिटिव हिस्से अभी मैंने बताए हैं, जब तक उनमें आपस में घर्षण नहीं होगा तब तक एक दूसरे को मजा नहीं आएगा। कहने का मतलब है, स्त्री की योनि की पुरुष के लिंग पर हल्की सी पकड़ होनी चाहिए, तब तो दोनों को मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। वैसे तो लिंग की मोटाई मतलब उसकी परिधि यदि 8 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक है तो यह एक सामान्य मोटाई का लिंग माना जाता है। पर यदि आपके लिंग की मोटाई 8 सेंटीमीटर से भी कम है
तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि लड़की अपनी उंगली से हस्तमैथुन करके खुद को संतुष्ट कर सकती है तो आपका लिंग तो उसकी उंगली से काफी मोटा ही है। यदि आपका लिंग यौन के अंदर हल्की सी पकड़ भी बना पा रहा है और आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना समझाने के बाद आपको एक बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि साइज ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है परफॉर्मेंस, स्टेमिना और टाइम। स्टेमिना और टाइम तो हमें प्राकृतिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के रूप में मिल ही जाता है, पर अच्छे से परफॉर्म करना यह अनुभव से ही आता है। एक अनाड़ी लड़का जो पहली बार किसी लड़की के संपर्क में आया हो और वह फर्स्ट टाइम संबंध बनाने के लिए प्लान कर रहा हो तो उसका परफॉर्मेंस डर और घबराहट के कारण अच्छा नहीं हो पाएगा। कुछ समय तक अनुभव लेने के बाद ही उसके परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होगी। इसलिए यदि कोई अनुभव वाली लड़की है और उसकी शादी किसी अनाड़ी लड़के से हो जाती है तो उस लड़की को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ताकि कुछ दिनों में लड़के का डर और घबराहट कम हो जाए, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। यदि स्त्री से संबंध बनाने से पहले पुरुष की हस्तमैथुन की आदत रही हो और उसका अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करने का लंबा इतिहास रहा हो तो ज्यादातर चांसेस हैं कि ऐसा पुरुष स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लंबे समय तक हस्तमैथुन करने का जो साइड इफेक्ट होता है उसमें लिंग के अंदर खून ले जाने वाली धमनियां, खून वापस लाने वाली सिराएं, सेंसेशन महसूस कराने वाले तंत्रिका तंतु और लिंग की मांसपेशियां व लिंग को सहारा देने वाली मांसपेशियां, यह सभी कमजोर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में पुरुष के अंग में या तो तनाव बिल्कुल नहीं आता है या तनाव आता है तो जैसे ही पेनिट्रेट करते हैं एक दो झटके में ही ढीला हो जाता है, या फिर तनाव इतना अच्छा नहीं आता है कि संभोग की क्रिया को आनंद की सीमा तक ले जा पाए। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन यदि किसी पुरुष में बन रही है तो वह महिला को संतुष्ट नहीं कर पाएगा और इस कंडीशन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अर्थात नपुंसकता कहा जाता है। और मैं यहाँ पर एक बात और खुलकर बोलना चाहूंगा, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे, लड़कों को नपुंसक बनाने में कुछ डॉक्टरों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो बोलते हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी होता है, हस्तमैथुन आपका स्ट्रेस घटाता है, माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ऐसे लोग आज भी हस्तमैथुन के तमाम फायदे गिनाने में लगे हुए हैं और लड़कों को बर्बाद करके उन्हें नपुंसक बना के अपनी दुकान चला रहे हैं। जबकि रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि मास्टरबेशन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत हानिकारक है, क्योंकि यह प्राकृतिक नहीं होता है। प्रकृति आपको मास्टरबेशन करने के लिए, हस्तमैथुन करने के लिए अलाउ करती ही नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में पुराने जमाने से ही शादी से पहले ब्रह्मचर्य से रहने की सलाह दी जाती थी और आज भी हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह देते हैं। अब आते हैं इसके इलाज पर। नेचुरोपैथी और योग विज्ञान में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, पर नेचुरोपैथी में आपको किसी भी प्रकार की केमिकल वाली दवाइयां नहीं दी जाती हैं, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल, खान पान और दिनचर्या में बदलाव कराया जाता है और ये बदलाव ही रामबाण दवा का काम करते हैं। नेचुरोपैथी इलाज करने की ऐसी पद्धति है जिसमें आपको अच्छे परिणाम एकदम से तुरंत देखने को नहीं मिलेंगे। सुधार होता है पर धीमी गति से होता है, पर जो भी इलाज होता है पक्का होता है, थोड़ा समय लगता है। और मजे की बात तो ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि आपको साइड बेनिफिट बहुत सारे मिल जाएंगे। नेचुरोपैथी का इलाज लेते समय आपके अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग एकदम से उतावले हो जाते हैं कि मुझे कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसे खाते ही मेरी बीमारी दूर हो जाए। भाई, जिस बीमारी को क्रिएट होने में आपको सालों साल लग गए, वह 2-4 दिन में कैसे सही हो सकती है, आप ही बताइए। इलाज नंबर 1, लिंग की इस समस्या को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि कितना भी समय लग जाए, 1 महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए या इससे ज्यादा समय लग जाए, मैं पेशेंस के साथ नेचुरोपैथी के सभी नियम और सभी प्रोटोकॉल फॉलो करूंगा। दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में भी इसका कोई तत्काल इलाज नहीं होता है, उनमें भी आपको साल 6 महीना लगता ही लगता है। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा उतावले रहते हैं कि कहीं किसी ने कुछ बता दिया कि फला फला गोली है, इस गोली को खा लो करने से पहले और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा करने वाले लोग दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं, वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ये गोलियां आपको पल भर में तो एहसास करवा देंगी कि आपके अंदर स्टेमिना आ गया है, आपके लिंग में ताकत आ गई है, पर इसके लगातार प्रयोग से
आपके अंदर जो बचा खुचा स्टेमिना और बची खुची शक्ति है वही भी मर जाएगी। फिर तो गोली खाने के बाद भी खड़ा नहीं होगा। इसलिए मन से प्रतिज्ञा ले लीजिए कि मैं अपनी समस्या के समाधान के लिए जितना जरूरी होगा उतना समय अवश्य दूंगा और ईमानदारी से इलाज के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करूंगा। दवाई नंबर 1, सबसे पहले आपको उन चीजों को छोड़ना होगा, उन चीजों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिंक को कमजोर बना रही हैं, जो आपके लिंक की नसों के अंदर प्लाक्स बना रही हैं। आपको क्या क्या छोड़ना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें लिंक के लिए जहर होती हैं। दवाई नंबर 2, लिंक के अंदर रक्त संचार बढ़ाने के लिए लिंक की नसों में पर्याप्त मात्रा में खून पहुंचे, इसलिए उनको डायलेट करने के लिए आपको इन चीजों को अपनी डाइट में रेगुलरली शामिल करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गई दवा नंबर 2। यदि आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो पाचन शक्ति को मजबूत बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाचन शक्ति यदि मजबूत नहीं होगी तो जो चीजें आप इस समस्या के समाधान के लिए खाएंगे उसके पोषक तत्व तो आपके खून में नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर समस्या सॉल्व कैसे होगी। इसलिए पाचन को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। और साथ ही आपको कुछ नियम और प्रोटोकॉल भी फॉलो करने हैं जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन्हें आप अपनी जीवन शैली और दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलाज के लिए जिस किसी भी डॉक्टर को आप फॉलो करें उसे कंटिन्यू फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज इसका वीडियो देख लिया कल किसी और का, इससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं तो आप बिना किसी संकोच के मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने हेल्थ नॉलेज में इंप्रूवमेंट के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही चैनल पर मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो सवाल बताए थे, मुझे आशा है कि इन सवालों में से पहले और अंतिम सवाल का जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा। बाकी के सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि नपुंसकता के इलाज के लिए इसके अलावा कुछ और भी नियम, प्रोटोकॉल और बदलाव आपको फॉलो करने हैं, पर इस वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।